सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सिरदास सभी को राधे राधे। आज की क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे उसी में से मुक्त आकाश में वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के परिणामों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। मुक्त आकाश का मतलब ये वो स्काई वाला आकाश नहीं है। मुक्त आकाश का मतलब है कि रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान के बीच में वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के परिमाण देखो क्या आएंगे। माना ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में, ज्यावक्रीय भी कल आपने देखा था कैसी बनी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे थे कि नहीं देखे थे, ये दिशा को डायरेक्शन कर रही थी, ठीक है। तो माना ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में जेड अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है, जिसकी तरंग संख्या k तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। तब वेक्टर ई तथा वेक्टर बी क्रमशः y और z अक्ष के अनुदिश परिणाम होंगे। देखो ये तरंग का समीकरण E = E0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और इधर होगा B = B0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक। ये दोनों इक्वेशन तैयार रखना। अब जहां E0 तथा B0 क्रमशः E तथा B के महत्तम मान, जैसे वोल्टेज में नहीं होता था, वोल्टेज में वोल्टेज का महत्तम मान, भाई तरंग का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका ये वोल्टेज क्या होता था, V0, है ना। तो वो क्या है इसके, ये इनके महत्तम मान है, या इनके क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड आयाम है। तब k का मान 2 π/k तथा ओमेगा का मान क्या लेंगे, 2 π न्यू, ठीक है ना, क्या लेंगे, 2 π न्यू। अब जहां लेमडा तरंग की तरंग दैर्ध्य है और न्यू आवृत्ति है, तो लेमडा अपान के, अगर हम लोग इस लेमडा अपान क्या करें, ओमेगा अपान के करें, ओमेगा अपान के करें, तो देखो ओमेगा का मान क्या रखेंगे, 2 π न्यू बटे के का मान क्या रखेंगे, 2 π/, लेमडा। तो देखो 2 π से 2 π क्या हो गया, कट, और लेमडा चला गया ऊपर, तो न्यू लेमडा = ये किसके बराबर आ जाएगा, सी। ये सी क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल के बराबर है ना। तो जहां सी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है, सी बराबर 3 × 10⁸ अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे उसका, एक्स के सापेक्ष ई का और टी के सापेक्ष बी का, बी वाले इक्वेशन का, ठीक है। तो डेवर ई अपान डेवर एक्स = माइनस के E0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, डेवर दूसरे वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, डेवर बी अपान डेवर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ओमेगा B0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो क्या करेंगे कि डेवर ई अपॉन डेवर बी एक्स = माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो जब इनको बराबर में करेंगे तो देखो क्या क्या है इसमें बराबर में आ गया, ये देखो cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो फिनिश हो जाएगा तुम्हारा, कट है ना, ये उड़ गया कि नहीं गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, ई के बटे में कर दो B0 और ओमेगा के बटे में कर दो के, आई बात समझ में। और इधर क्या बचा, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा अपान के, ये सी के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ई तथा बी एक ही कला में है, ये किसकी कला में, एक ही कला में है, तो ई अपान बी = कितना, सी। केवल ये याद रखना फाइनल वाला, ये इंपॉर्टेंट, हाँ है ना। और वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के अनुपात, मुक्त चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। अब अगली एडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो इसके ऊपर। तो अब हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण कैसे होते हैं, गुण कैसे होते हैं। देखो नंबर 1, बेटा बात ना करो, इधर देख लो। नंबर 1 तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो आवेश होता है जब बड़ी तेजी से फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या है,
इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, हवा में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, अगर ये निर्वात में न चलती होती, जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनके पास जानकारी कैसे वो पृथ्वी तक भेजते हैं, है ना, और वो जानकारी पृथ्वी तक भेजते, फिर पृथ्वी से जानकारी उनके तक जाती। ठीक है, तो ये इनको चलने के लिए, जैसे मोबाइल फोन होते हैं, सेल फोन, मोबाइल फोन, इनमें जो नेटवर्क होते हैं वो किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, लेकिन होता क्या, वो होते हैं, है ना, आते भी हैं। हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन होती है, बिना उसके मर जाओगे। ठीक है, देखो आगे, ये तरंगे निर्वात तथा मुक्त स्थान में, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है, और मुक्त स्थान मतलब जहाँ खाली जगह, उसमें कितने वेग से चलती है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट वेग से आगे बढ़ती चलती है, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होती है। जो मोबाइल पर सिग्नल आते हैं, सिग्नल, उन सिग्नलों की चाल कितनी होती, किसकी कितनी चाल होती है उनकी? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो अब कोई अगर ये पूछे, अगर यही तुमसे पूछे कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, तब वो भी इसके लगभग बराबर होती है। लेकिन अगर वो वायर, अगर वो तार में विद्युत धारा चलेगी, तो तार की कंडक्टिविटी पर निर्भर करेगी कि उसका तार का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। दूसरी बात, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में परिवर्तन कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के में औसतन ऊर्जा घनत्व विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बराबर बराबर विभाजित होता है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाशिक प्रभाव तथा विद्युत वेक्टर कैपिटल ई के कारण होता है। विद्युत क्षेत्र हमारी दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित करके, जो आंखों की जो नाड़ियां हैं, इनको उत्तेजित करके हमें प्रकाश का अनुभव कराता है। ठीक है, कौन होता है ये? विद्युत क्षेत्र ही है, प्रकाश का विद्युत क्षेत्र। वो हमारी बॉडी में जो आइस है, आंख है, इनकी नाड़ियों को उत्तेजित करके हमारा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के ऊपर। आगे ना बात समझ में। आगे हम लोग जानेंगे गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें, इनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म माइक्रो तरंगे। ठीक है, और रेडियो तरंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखो आगे, देखो, चलो देखो, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आ जाती है एक किरण, गामा किरण। कौन सी है? गामा किरण। तो गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है, जो गामा किरण की रेंज होती है, वो होती 1×10⁻⁻10 से 1×10⁻⁻10 मीटर तक। ठीक है, अब इसकी आवृत्ति की जो रेंज होती है वो होती है 3×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक। ठीक, अब उत्पादन गामा किरणों का कहाँ से होता है? परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, दूसरा, इनके गुण क्या होते हैं? ये फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया करती हैं। फिर इसके बाद में प्रतिदीप्त तथा स्फुरदीप्त होती हैं। आयनीकरण, विवर्तन तथा उच्च वेदन क्षमता और आवेश रहित, मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? किनका? गामा किरणों का। ठीक है, कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती हैं, और ये चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी हैं। कौन? गामा किरणें। ठीक है, और दूसरा पोर्शन देखो। अब दूसरी कौन सी किरण है? दूसरी किरण है एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्सरे, एक्सरेज, जो एक्सरे कराने जाते हैं, हड्डी वगैरह टूटती है जिसमें, जैसे कि इनकी परिसर होती है 3×10⁻13 से 3×10⁻8 मीटर तक। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी, इनके आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है 3×10⁻21 से 1×10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। फिर इनका उत्पादन कहाँ पर होता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है, इनके गुण क्या हैं? देखिए इनके गुण क्या हैं। गामा किरणों वाले सभी गुण, परंतु विभेदन क्षमता कम होती है। इसके गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, ये जो गामा किरण होती है उसकी सभी गुण होते हैं, परंतु इनकी विभेदन जो क्षमता होती है वो कम होती है। इनका उपयोग कहाँ पर होता है? परमाणु के भीतरी
इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना को जानने के लिए तथा रोगों के निदान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगली किरण है आपकी पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों में क्या होता है, इनकी जो तरंग परिसर होती है, इनकी जो तरंग परिसर होती है वो कितनी होती है? 6 × 10 की पावर -10 से 4 × 10 की पावर -7 तक होती है। ठीक है। इनकी आवृत्ति परिसर होती है 5 × 10 की पावर 17 से 7.5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। फिर इनका उत्पाद सूर्य, अर्क, स्पार्क और गर्म निर्वात स्पार्क तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। इनका गुण कैसा है? गामा किरणों वाले सभी गुण, परंतु भेदन क्षमता रखने वाली होती हैं। इनके गामा किरणों के सभी गुण होते हैं, लेकिन भेदन क्षमता रखने वाली ये वस्तुओं को भेद कर पार करके निकल जाती हैं। ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह पर गिराया जाता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इनका उपयोग अदृश्य लिखाई, जो दिखाई नहीं देती उनकी लिखाई, फिर नकली दस्तावेजों को पहचानने में, अंगुलियों के निशान का पता लगाने में, तुमने देखा होगा CID वगैरह यूज़ करते हैं इनका, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, खाने को ज़्यादा दिन तक बचा के रखने में, फिर जल शोधन में तथा पराबैंगनी लैंपों का उपयोग तथा जीवाणु को मारने में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अगला देखो, अगली किरण कौन सी? अगली है दृश्य विकिरण, विजिबल रिडक्शन। इनकी जो है रेंज होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो 4 × 10 की पावर -7 से 7 × 10 की पावर -7 मीटर तक होती है। इनकी देखो आवृत्ति कितनी होती है? 7.5 × 10 की पावर 14 से 6 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होती है। इनका उत्पादन कैसे होता है? आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणुओं द्वारा ताप दीप्त वस्तुओं से विकिरित करके। फिर इनका गुण कैसा होता है? परावर्तन। इनमें परावर्तन के गुण होते हैं, अपवर्तन के गुण होते हैं, व्यतकरण के गुण होते हैं, विवर्तन के गुण होते हैं, ध्रुवण होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होते हैं। प्रकाश के जो भी गुण हैं वो सारे गुण इसमें होते हैं। फोटोग्राफिक क्रिया तथा दृश्य संवेदनशील, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ पर होता है? हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों के इस परास के लिए सभी संवेदनशील हैं। ठीक है। दूसरा आगे, विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्यों के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील होती हैं। फिर उदाहरण जैसे सर्प अवरक्त किरणों को संसूचित कर सकते हैं। जो सर्प होता है वो अवरक्त किरणों को देख सकता है। फिर परमाणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में इनका उपयोग होता है। ठीक है ना। तो समझ में आ रही ना बात? ये पॉइंट जो हिला है इसको देखो, इसको देखते रहो तब तुमको समझ में आएगा। आगे बढ़े। अगला है अवरक्त करने, इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? तरंग परिसर कितना होता है? 7 × 10 की पावर -7 से 5 × 10 की पावर -3 मीटर तक होता है। इनकी आवृत्ति परिसर कितना होता है? 4 × 10 की पावर 14 से 6 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है ना। ये इसमें मीटर में होता है, ये मीटर में होती हैं। फिर इनका उत्पादन कैसे? गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं के घूर्णन तथा कंपनिक संक्रमणों द्वारा। ठीक है। इनका गुण कैसा है? ताप पुर्जों तथा बोलोमीटर इत्यादि ऊष्मा प्रभाव तथा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा फोटोग्राफिक क्रिया द्वारा इनका उपयोग, इनके फोटोग्राफिक क्रिया में इनके गुण पाए जाते हैं। फिर घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पौधे जो देखे होंगे, पौधे घर जो होते हैं चारों तरफ से ढके, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग करके हम लोग पौधों को संरक्षित करते हैं। युद्धों के दिनों में कोहरा व धुंध को आर पार देखने में, युद्धों में जब जैसे कि ज़्यादा धुआं हो जाता है तो उनमें धुंध के उस पार देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं? अवरक्त, अल्ट्रावायलेट वेव्स का, अल्ट्रारेड रेडिएशन का। ठीक है। अगला देखो, अगला है सूक्ष्म व माइक्रोवेव। इनकी जो रेंज होती है, इनकी जो तरंग परिसर होता है वो होता है 1 × 10 की पावर -3 से 3 × 10 की पावर -1 मीटर तक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है 3 × 10 की पावर 11 से 1 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक होती है। दूसरी, उत्पादन इनका विशेष निर्वातित नलिका में 2 लीटर धारा से वैद्युत
परिपथों में विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद में इनके गुण, इसमें केवल परावर्तन और ध्रुवण होता है, ठीक है। और इनका गुण अपनी लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार, जो रडार होती है प्रणाली में उपयुक्त किया जाता है। रडार में उपग्रहों तथा लंबी दूरियों वाले बेतार संचार में वेव, माइक्रोवेव तथा ओवन और तरंगों का एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग होता है। ओवन जानते हो, माइक्रोवेव ओवन, जिसमें वो देखा होगा होटल वगैरह में, जिसमें समोसे वगैरह रख के गर्म किए जाते हैं, है ना, समोसे वगैरह रख के गर्म किए जाते हैं, समोसे वगैरह, है ना। ओवन वगैरह जो नहीं, वो माइक्रोवेव होता है गर्म करने के लिए, थोड़ी देर में ही गर्म कर देता है वो। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है रेडियो तरंगों। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? देखिए, तरंग दैर्ध्य परिसर, इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 1 × 10⁻10 से 1 × 10⁻1 से 1 × 10⁻+4 मीटर तक होती है, ठीक है। इनकी तरंग परिसर होती है 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। इनका उत्पादन दोलित तथा विद्युत परिपथों से इनका उपयोग किया जाता है और परावर्तित तथा विवर्तित होते हैं ये। उपयोग इनका रेडियो तथा दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में तथा रेगुलर और फ़ोनों में अत्युच्च आवृत्ति तथा बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान करने की व्यवस्था इनमें की जाती है। तो आ गई ना समझ में? ये पूरा तुम्हारा ये जो टॉपिक था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये इम्पोर्टेंट था, जिनको जो है अब हम लोग ये यूनिट आपकी फिजिक्स जो फर्स्ट थी इंटरमीडिएट की, वो फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री अरदास।